इसका आएगा देखो C7H16 का कितना आएगा मोलर मास, 84 + 16 100 आएगा इसका, और इसका कितना आएगा, हाँ 96 प्लस, हाँ 114, हाँ बस 14 ऐड कर दो, है ना 114। तो इसका नंबर ऑफ मोल आ जाएगा 26/100, इसका आ जाएगा नंबर ऑफ मोल, हाँ 0.26, और इसका नंबर ऑफ मोल कितना आ जाएगा, ये कितना ग्राम लिया अपन ने, 35 डिवाइडेड बाय 114, कितना हो जाएगा ये आएगा आपका 0.31, 0.31, ये आ गया इनके नंबर ऑफ मोल्स। अब निकल जाएगा मोल फ्रैक्शन, तो XA कितना हो जाएगा, व्हाट इज XA, Na प्लस NB, और XB निकालने के लिए हम 1 - XA कर देंगे, बस अब तो पुट करना है, वैल्यूज हो जाएगा। समझ गए क्या? क्वेश्चन क्या था, हेप्टेन का 26 ग्राम एंड ऑक्टेन का 35 ग्राम हमने मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना दिया। इसमें से ये हो गया आपका, समझ लो सॉल्यूट, और ये हो गया आपका सॉल्वेंट। दोनों लिक्विड ही हैं, दोनों के वेपर प्रेशर आएंगे। वेपर प्रेशर क्या होता है, क्या होता है वेपर प्रेशर, दोनों वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, दोनों वेपराइज होंगे, दोनों के वेपर्स ऊपर आएंगे, और यही वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे, तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, वेपर प्रेशर। ठीक है, जो कि दोनों का सम होगा। अब क्योंकि दोनों वोलेटाइल है ना, देखो ना, दोनों आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं, दोनों लिक्विड है, दोनों के इंडिविजुअल प्रेशर भी दिए हुए हैं। जब अकेले होंगे तो इसका सॉल्वेंट वाला वेपर प्रेशर इतना होगा, जब अकेला ऑक्टेन होगा तो वेपर प्रेशर इतना होगा। तो ये आपकी P0A और P0B वैल्यूज दी हुई है, आप X से XB निकाल लिए, यहां पुट करो, टोटल प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ू, इसको कंप्लीट करेंगे, है ना। XA निकालना है, 1 - XA करोगे तो XB आ जाएगा, बस अब यहां वैल्यूज पुट करनी है, आपका टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The vapor pressure of water is 12.3 kilopascal at 300 Kelvin. Calculate vapor pressure of 1 molar solution of a non-volatile solute in it. वो अगेन पानी का वेपर प्रेशर दिया आपको P0, आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है जो कि कम होता है। क्यों? क्योंकि आपने एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया है। कंसेप्ट याद है आपको कि अगर एक बीकर के अंदर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट ही है, तो सॉल्वेंट तो वेपराइज हो रहा है, तो उसके कारण वेपर प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, पर अब आपने इसमें ऐड कर दिया क्या, एक सॉल्यूट। तो सॉल्यूट क्या क्या, सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल, यानी कि ये वेपराइज नहीं होगा, बट सरफेस में जगह ले लेगा, जिसके कारण क्या होगा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स भी कम हो जाएंगे ऊपर जाने के लिए। तो उसी को अपन कहते हैं कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। इसी को तो नाम दिया था ना अपन ने, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। समझ रहे हैं, कंसेप्ट याद आ रहा है? तो उसका ये इसका फॉर्मूला क्या है हमारा, P0 - PS/P0 इज इक्वल्स टू X2। ये फॉर्मूला है हमारा, जिसमें हमें क्या नोन है अभी, इन तीनों में P0 नोन है कि वाटर का वेपर प्रेशर कितना होता है, 12.3 किलो पास्कल। टेम्परेचर का भी काम नहीं है हमारे फॉर्मूले में। ठीक है, अब आपने जब इसमें एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला, तो ओवरऑल सॉल्यूशन का मोलारिटी कितना हो गया, 1 मोलार सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय 1 मोलार सॉल्यूशन, 1, हाँ वही तो मैं तो उसका मीनिंग पूछ रहा हूं आप लोगों से कि अगर किसी सॉल्यूशन का मोलालिटी 1 है, वो 1 मोलार सॉल्यूशन बनता कैसे है। हाँ, 1 kg सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट डाल दिए, तभी तो आंसर 1 आएगा ना यार। आप मोलारिटी का डेफिनेशन सोचा करो, जब भी मैं ऐसे पूछू ना कि इतना मोलार सॉल्यूशन है या इतना मोलार सॉल्यूशन है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो अगर एक सॉल्यूशन 1 मोलालिटी है, तो 1 मोलालिटी आती कैसे है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute upon mass of solvent in kg, यही होता है मोलारिटी का फॉर्मूला। तो आपने यहां पे क्या रखोगे, 1 मोल, नीचे रख दोगे 1 kg, तब तो आंसर 1 आएगा ना। तो मोलालिटी 1 का मीनिंग क्या हुआ,
1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, वो होता है मोलालिटी का मीनिंग। एम आई क्लियर? तो ये यहां वही है, मतलब आपने एक पानी का 1 किलो लिया, 1 किलो पानी में 1 मोल सॉल्यूट डाल दिया। एम आई क्लियर? मतलब वाटर कितना हो गया, वाटर का नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, NW 1000 डिवाइडेड बाय 18, वो तो 1 मोल ही है ना। वाटर का नंबर ऑफ मोल निकाल लूंगा, x2 निकालने के लिए चाहिए ना भाई, N2 अपॉन N1 प्लस N2। x2 क्या होगा, N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो N2 क्या है, 1। अभी तो बोले ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज 1। N1 निकालने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, 1000/18, ये तो करे भी है पहले भी, 55.5 और वो 1 है। इसको सॉल्व कर लो, PS निकालना है, करो इसको, अभी करो। और उसके पहले वो लाइन लिख देना, 1 मोलाल सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, लिखो। सबसे पहले स्टार्ट वहीं से करेंगे। देखो 1 मोलाल सॉल्यूशन, 1 मोलाल सॉल्यूशन, वही हमारा पूरा आंसर छुपा हुआ है, समझ रहे हैं क्या? अगर वो नहीं समझ पाए अपन तो हम ये x2 कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। आप लिख दोगे x2 का फॉर्मूला N2 अपन N1 प्लस N2 होता है, फिर खोजते रह जाओगे N2 क्या है N1 क्या है, क्योंकि कुछ मासेस नहीं दिए ना, जैसे यहाँ पे मासेस दिए हुए थे तो अपन N1 N2 निकाल लिए थे। सुन रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूं? इस क्वेश्चन में मासेस अलग से दिए तो आपने N1 N2 निकाल लिया, x1 x2 निकल गया। बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया ना, इस क्वेश्चन में एक लाइन बस दे दिया है कि ये 1 मोलाल सॉल्यूशन है, तो उसी का मीनिंग समझना जरूरी है। तो लिखो, क्या लिखे, 1 मोलाल सॉल्यूशन मींस 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 kg of solvent, dissolved in 1 kg of solvent। तो यहां से आपको दोनों का मास मिल जाएगा, दोनों का नंबर ऑफ मोल निकाल करके x2 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नीचे आप क्या लिखोगे, therefore N2 is equals to 1, हाँ या ना, N2 1 हो जाएगा ना, कहीं पे भी ना डाउट अगर तो पूछना ना, छोड़ना नहीं उसको, ठीक है। N2 1 हो जाएगा। व्हाट अबाउट N1, 1000/18 करके दिखाना ना, मतलब 55.5 कहां से आएगा समझ में नहीं आएगा, इज इक्वल्स टू 55.5, ये आ गया N1 N2। क्लियर है ये पीयूष? नाउ अगला स्टेप, अगला स्टेप क्या होगा हमारा, हाँ फॉर्मुला डालो, पी नॉट लिख देना, पी नॉट गिवन है, गिवन है ना, पी नॉट क्या गिवन है, 12.3, पी नॉट इज 12.3, लिख लो उसको भी, पी नॉट 12.3 गिवन है। अब फॉर्मुला लिखो, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू x2, x2 की जगह N2 अपॉन N1 प्लस N2 रखिए। अब आपके पास एक ही अननोन है, वो है PS, और वही निकालना है। -12.3 माइनस PS अपॉन 12.3, किलो पास्कल में रहने दो, फाइनल आंसर भी किलो पास्कल में आएगा उसका भी, ठीक है, इज इक्वल्स टू N2 यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस 55.5। यहां से PS निकाल लेना, मैं नए दूसरे क्वेश्चन में जा रहा हूं, PS का वैल्यू निकाल लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। ये क्वेश्चन अपन शायद किए हैं क्लास में, इसका आंसर 10 ग्राम आ रहा था। ऑक्टेन वाला क्वेश्चन है ना ये, 114 ग्राम ऑक्टेन लिए थे और फिर आप लोग निकाले थे सर ऑक्टेन का मोलर मास भी 114 ही आ रहा है, तो 1 मोल हो गया था। ये क्वेश्चन है कॉपी में आप लोग के, ये भी हमारा इसी के तो है, वेपर प्रेशर वाले। आप देखो टॉपिक निकालो, वेपर प्रेशर वाले टॉपिक में आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, इसका आंसर 10 ग्राम आ रहा था। तो उस क्वेश्चन समझा रहा था यहाँ बैठ के आयुष को कि 10 कैसे आया, डिवाइड किए थे इधर से उधर कुछ, ठीक है। मिला? देखो क्या किए थे यहां समझना, इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन में क्या किए थे, कैलकुलेट द मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जिसका मोलर मास 40 ग्राम है, which should be dissolved in 114 gram of octane to reduce its vapor pressure to 80%। मीनिंग समझो क्वेश्चन का, कि ऑक्टेन आपका सॉल्वेंट है, समझ रहे हैं क्या, ऑक्टेन आपका सॉल्वेंट है, ये रहा ऑक्टेन सॉल्वेंट है, उसमें आपको एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करना है। कंसेप्ट समझो पहले ना, ऑक्टेन सॉल्वेंट है जो आपने 114 ग्राम लिया है,
उसका कुछ वेपर प्रेशर आ रहा होगा, मुझे नहीं पता कितना आ रहा है, बस पी नॉट समझ लेते हैं उसको, पी नॉट ले लेते हैं, प्योर वेपर प्रेशर। अब आपने इसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालना है, कितना डालना है यही पूछ रहा है, कौन सा डालना है ये नहीं दिया है, बट उसका मोलर मास दे दिया है कि ये मोलर मास का वो आपका सॉल्यूट है, आप उसका कितना ग्राम डालोगे जिससे कि वेपर प्रेशर 80% में आ जाए, अभी का 80%, यानी कि पीएस कितना हो जाए, पीएस हो जाए 0.80 ऑफ पी नॉट, ये समझना जरूरी है। हाँ W2 निकालना है, क्योंकि M2 तो दिया है, मोलर मास दिया है M2, आपको W2 निकालना है। पर ये चीज समझना जरूरी है कि ये कैसे हुआ, क्योंकि मैंने बताया था ना रेड्यूस्ड टू और रेड्यूस्ड बाय में फर्क होता है। रेड्यूस्ड टू मतलब आप उसकी नई वैल्यू बता दिए कि ये इतने से इतना हो गया, और रेड्यूस्ड बाय होता तो उतना कम करना होता। तो सोचिए 100 है, समझ लीजिए, है ना, 100 इज रेड्यूस्ड टू 80, इसका मतलब 80 में आ गए। 100 इज रेड्यूस्ड बाय 80 मतलब 20, आपको 100 को 80 से रेड्यूस करना है, 100 80 पे आ गया है, 100 को 80 से रेड्यूस करना है, दोनों में मीनिंग में अंतर है ना। तो ये है रेड्यूस्ड टू, तो अपन ने 100 से 80 ले आए, यानी 1 से 0.8, 100 मतलब 1 हुआ, है ना, और 80 मतलब 0.8 हुआ, तो पी नॉट इज पी नॉट, पी एस इज 0.8 पी नॉट, फॉर्मूला वही लगेगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू x2, x2 के लिए अपन वही करते थे n2 अपॉन n1, नीचे हटा देना वाला n2 को, है ना, फिर इसको सॉल्व करते थे तो W2 बाय M2, और इसको सॉल्व करते थे तो W1 बाय M1, इसको ऊपर लेके चले जाओ, W2 हमें निकालना है, M1 हमें पता है, W1 भी हमें पता है, और M2 भी हमें पता है, ये निकालना है। ये M1 क्या होगा, 114 निकाले थे ना अपन मोलर मास, आप लोग बोलते सर सेम आ रहा है, 1 1 आ रहा है, मतलब 114 ही आ रहा है, तो ये 114 है, ये भी 114 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, M2 40 है, और यहां आप क्या रखोगे, पी नॉट माइनस 0.80 पी नॉट अपॉन पी नॉट, पी नॉट भी कैंसिल हो जाएगा, बस अब सॉल्व करना है। इसका आंसर था 10 ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A solution containing 30 gram of non-volatile solute, exactly 90 gram of water, has a vapor pressure of 2.8 kilopascal. इतने को पढ़ के बताओ क्या क्या दिया हुआ है। एक सॉल्यूशन है जिसमें 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है 90 ग्राम पानी में, यानी ये सॉल्वेंट का मास दिया है, आपने 90 ग्राम पानी लिया, उसमें 30 ग्राम एक सॉल्यूट डाला, वो सॉल्यूट क्या है नहीं पता, नहीं दिया है, ठीक है, यानी कि पहले क्या दिया हुआ है आपको, W2 is 30 ग्राम, W1 is 90 ग्राम, पर ये दे दिया कि ये पानी है, ये पानी है मतलब M1 कितना है 18, ये क्लियर है, M1 18 पानी का मोलर मास, ठीक है, ओके आगे बढ़े। अच्छा ये क्या है, ये क्या है, सॉल्यूशन का, पानी का नहीं दिया ना प्योर, किसका है ये, सॉल्यूशन का, पी नॉट नहीं है भाई, पीएस है, सॉल्यूशन बोल रहा है ना, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग दिस हैज अ वेपर प्रेशर दिस, यानी तो रिड्यूस्ड वाला वेपर प्रेशर है, पीएस है ये, क्या है ये, पीएस, तो इसका पीएस कितना हो गया 2.8 किलो पास्कल, ये समझ में आया फर्स्ट केस। अब आगे बढ़ते हैं, फिर क्या किया गया, फर्दर 18 ग्राम ऑफ वाटर इज देन एडेड टू द सॉल्यूशन, उसी सॉल्यूशन में जिसमें 90 ग्राम पानी में 30 ग्राम सॉल्यूट डला हुआ था, आपने उसमें 18 ग्राम पानी डाला है, सॉल्यूट नहीं डाला है, तो वेपर प्रेशर बढ़ना चाहिए ना, बढ़ भी रहा है, देखो कितना हो गया 2.9, देखो सॉल्यूट डालते तो वेपर प्रेशर कम हो जाता, और आपने तो सॉल्वेंट डाला है, हाँ डाइल्यूट किए हो तो वेपर प्रेशर थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड केस क्या है, सेकंड केस में W2 इज स्टिल 30 ग्राम, सॉल्यूट थोड़ा डाले, सॉल्वेंट डाले हैं, W1 बढ़ के कितना हो गया 118, सॉरी 108, 108, राइट, W1 तो अभी भी वही, सॉरी M1 तो वही है ना, पानी है, तो वाटर का 18 ही रहेगा, और पीएस अब क्या हो गया 2.9 किलो पास्कल। दो केसेस हैं, दो इक्वेशन बनेंगे आपके, निकालना क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है हमें M2, और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 2, ये है प्योर, प्योर वाला तो निकालना है पी नॉट, ये दो चीजें कैलकुलेट करनी है, ठीक है।
अलग अलग नहीं, वो तो एक साथ ही निकलेगा क्योंकि सॉल्यूट तो दोनों के लिए सेम है ना, सॉल्यूट तो हमने चेंज नहीं किया, पर इक्वेशन दो बनेंगे दो केसेस के। हाँ N2 दोनों केस में सेम रहेगा, बट N1 चेंज हो जाएगा ना, मतलब हमारा फॉर्मूला वही है पूरा, बस उसको दो बार अप्लाई करना पड़ेगा। क्या हमारा फॉर्मूला वही, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू x2, यानी कि वही N2 अपॉन N1 प्लस N2। फॉर्मूला यही अप्लाई करेंगे बट दो बार चलाएंगे इस फॉर्मूले को। पहले केस के लिए देखो, ये यहाँ पे क्या क्या चीजें रखोगे, पी नॉट तो अननोन है, पी नॉट को पी नॉट रहने दो, माइनस 2.8 है ना फर्स्ट केस के लिए, डिवाइडेड बाय पी नॉट इज इक्वल्स टू व्हाट इज N2, N2 नहीं नहीं, वो तो मास दिया हुआ है ना, अच्छा उसको सॉल्व करना पड़ेगा। व्हाट इज N2, W2 बाय M2, यानी कि W2 क्या है 30 बाय M ले लेता हूं मैं उसको, ठीक है, अननोन M है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M, डिवाइडेड बाय, चलेगा? कितने लोगों को समझ में नहीं आया, 5 कहां से आया, ऑनेस्टली बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। वेरी गुड, और मैं पूछ लूंगा किसी से भी, चलो कामाक्षी को भी नहीं आया, जो नहीं उठा रहे हाथ मतलब उनको आ गया समझ में, धीरे धीरे नहीं उठाना, तुरंत पूछा तो तुरंत उठाना चाहिए ना। ओके, भूमिका को भी नहीं आया, ठीक है, आपको आ गया क्या, सीमा आ गया, बताओ, है भूल गई? अरे अरे यहां में 5 क्यों लिखा N1 की जगह, व्हाट इज N1 निखिल? हाँ 90/18 किया है मैंने, सीधा नंबर ऑफ मोल निकाल दिया, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। अभी समझ में आया था, ऐसे तो ना होता है, ठीक है 5। अगले केस में ये 6 हो जाएगा, कितने लोग एग्री करते हैं? क्योंकि 18 और बढ़ा दिया ना, 18 मतलब एक मोल डाल दिया, एक मोल पानी 18 ग्राम होता है, समझ गए क्या कामाक्षी, समझ में आया? सीधा ये N1 की जगह मैंने 90/18 किया, 90/18 आपका होता है 5। आगे बढ़ू, नहीं समझ में आया, पक्का? प्लस यही 30/m वापस लिख दूं, ठीक है ना? तो ये एक इक्वेशन बनेगा आपका, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स पी नॉट एंड एम। सेम एक और इक्वेशन बनाऊं, पी नॉट तो पी नॉट ही रहेगा, सेकेंड केस के लिए बना रहा हूं ये वाला, 2.9 अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू, हाँ ये तो 30/m ही रहेगा, बराबर 6 प्लस 30/m। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, मैथ्स के दो लीनियर इक्वेशन बन जाएंगे। अब सॉल्व हो जाएगा, अरे ये तो सॉल्व हो जाएगा ना, मतलब अरे इसको सॉल्व करना, ये आपका ये एलसीएम लेना है, यहाँ पे ऊपर लेके जाना, एम एम कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, एक इक्वेशन बनेगा मैथ्स का, पी नॉट और एम का, जैसे अपन एक्स और वाई के दो इक्वेशन ही बनाते हैं, एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8, एक्स प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10 फॉर एग्जाम्पल, ऐसे ही दो इक्वेशंस बनेंगे, है ना? फिर इन दोनों को सॉल्व करके दो इक्वेशन से दो अननोन तो निकाल सकते हैं ना मैथ्स वाले, और ये तो अपन 9-10 में पढ़ते थे यार, तो बायो वाले भी कर सकते हैं, ठीक है, समझ गया क्या? बस वो वेरिएबल के नाम पी नॉट और एम रहेंगे, मैथ्स में वो एक्स और वाई होते थे। हो जाएगा ये देखूंगा ना मैं, समझ रहे हो क्या? ये क्वेश्चन बनना चाहिए, पूरा तो हो गया, बस अब मैथ्स बचा है, इसका केमिस्ट्री पार्ट हो गया इसका, बस मैथ्स लगाना बचा है। चलो आगे बढ़ेंगे। बड़ो क्वेश्चन, आज 5% सोल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर, इसका इसका क्या मीनिंग है, सिर्फ इतनी चीज का क्या मीनिंग है? हाँ चलेगा, बताओ जल्दी से, इसका मीनिंग क्या है? A 5% solution by mass of cane sugar in water. What does this mean? 100 ग्राम सॉल्यूशन है, उसमें 5 ग्राम शुगर केन है और 95 ग्राम वाटर है, ये होता है इसका मीनिंग। ऐसे ही एक और दिया है, 5% ग्लूकोज इन वाटर, 5 ग्राम ग्लूकोज है, 95 ग्राम वाटर है, मिला करके 100 ग्राम सोल्यूशन है। एम आई क्लियर? सबसे पहला वही काम करते हैं हम, जब भी ऐसा परसेंटेज में दिया रहता है तो क्या दिया हुआ है, a 5% solution by mass of cane sugar in water has freezing point of इतना 271 केल्विन।
कम हुआ है ना, क्योंकि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट तो 273.15 होता है। 0 डिग्री सेल्सियस इज 273.15 केल्विन। तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट ये होता है, पर क्योंकि आपने उसमें ग्लूकोज सॉरी सुक्रोज डाल दिया, सुक्रोज बोलते हैं केन शुगर, मतलब सुक्रोज है, वही C12H22O11, उसको डाला आपने, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होना चाहिए, हो भी रहा है। कितना? 271 हो गया। यानी कि कितने कितने का डिफरेंस है ये? लगभग 2 पॉइंट कुछ केल्विन का ना, 2.15 केल्विन का डिप्रेशन हुआ है। डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीएफ, समझ रहे हैं क्या? और क्या दिया हुआ है? 5% सॉल्यूशन दिया, तो मोलालिटी निकाल सकते हैं क्या? दिस डेटा इज इनफ टू फाइंड मोलालिटी। कितने लोग एग्री करते हैं? 5% सॉल्यूशन से मोलालिटी निकाली जा सकती है। क्यों? क्योंकि आपके पास पता चल गया ना 5 ग्राम सुक्रोस है, क्या बोलते हैं? 5 ग्राम सुक्रोस है ना, और 95 ग्राम पानी है। तो मोलालिटी तो ऐसी निकालते हैं ना। मोलालिटी क्या होती है? व्हाट इज मोलालिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि 5 अपॉन, वेरी गुड, कौन बोला 342? बहुत 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 बढ़िया। 342 कहां से है? 342 C12H22O11 का मोलर मास है। जैसे कि ग्लूकोज का मास 180 होता है, बहुत सारे क्वेश्चन किए ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का तो याद हो गया है, बट इसका पहला क्वेश्चन आया ना सुक्रोज का। तो 12 इंटू 12 हो गया आपका 144, ये हो गया आपका 22, और ये हो गया आपका 176। 16 का टेबल चलाया मैंने, 16 10 सा 160 होता है, 16 11 सा 16 और ऐड कर दो तो 176 आएगा। 160 में 16 ऐड किया है मैंने, 176 ऐड करोगे तो 2 कैरी 1, 5 6 7 7 प्लस 7 14 का 4 कैरी 1, 342 इज द मोलर मास ऑफ सुक्रोज। क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि मोलालिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स चाहिए थे। समझ में आया क्यों क्यों मैं 5/342 किया है? डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, 95 अपॉन, ये निकल गई मोलालिटी। व्हाट इज डेल टीएफ? जल्दी बताइए, डेल टीएफ क्या होता है? अरे वो तो दिया है, क्या होता है पूछ रहा हूं। अरे सिंपल फॉर्मूला। हाँ, अरे नहीं नहीं, और मोलालिटी वाला फॉर्मूला भाई, के एफ इंटू एम। समझे क्या? डेल टीएफ क्या होता है? के एफ इंटू एम। तो फर्स्ट केस के लिए, सुक्रोज वाले केस के लिए, डेल टीएफ आपको गिवन है, कितना है डेल टीएफ? 273.15 माइनस 271, ये आपका डेल टीएफ है, करेक्ट? इज इक्वल्स टू के एफ आपको नहीं पता है, मोलालिटी आपने यहां निकाल ली है, विच इज 5 इंटू 1000 अपॉन 342 इंटू 95, यहां से के एफ आ जाएगा। पहला चीज इसलिए दिया ताकि आप के एफ निकाल लो, ठीक है? अब दूसरे केस के लिए आपको क्या बोला है? कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस इज 200। अब क्या दूसरे में आपको निकालना क्या है? नहीं 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 नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, टीएफ निकालना है। टीएफ नॉट तो आपको दिया हुआ है, टीएफ निकालना है, पर निकालोगे तो पहले डेल टीएफ ही, फिर बाद में प्लस माइनस करके टीएफ निकाल लेंगे। तो सेकंड केस के लिए डेल टीएफ, ये वाला केस समझ गए ना? यहां से आपको क्या मिलेगा पता है? केएफ। ये आप लोग के लिए छोड़ा हूं मैं, है ना? हर क्वेश्चन में जो भी बचा हुआ पार्ट है आप लोग करोगे, मुझे फाइनल आंसर हर क्वेश्चन में चाहिए। यहां से आप केएफ निकाल लोगे, जो भी केएफ का वैल्यू होगा यहां पे यूज करेंगे उसको। डेल टीएफ इज इक्वल्स टू केएफ इंटू एम। केएफ यहां से आ जाएगा, है ना? मोलालिटी, मोलालिटी चेंज होगी ना, क्योंकि अब ग्लूकोज है, पहले सुक्रोज था। बस पूरे फॉर्मूले में, ये पूरे फॉर्मूले में 342 की जगह 180 आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा ना? क्या बोलते हैं? क्योंकि वो भी 5% ही है, तो उसका भी सॉल्वेंट का मास 95 ही होगा। एग्री? तो डेल टीएफ आपको निकालना है, केएफ आपको यहां से मिल जाएगा, और मोलालिटी के लिए 5 इंटू 1000 अपॉन 180 इंटू 95 करेंगे। समझ में आ गया ना? 180 कहां से आया? कोई डाउट है तो अभी पूछो। पहले वाले केस में सुक्रोज है और सेकेंड वाले केस में ग्लूकोज है। सुक्रोज वाले से केएफ निकालो, ग्लूकोज का टीएफ निकालो, खत्म। यहां आपको यहां पे आपको डेल टीएफ मिल जाएगा। और फिर डेल टीएफ क्या होता है? व्हाट इज डेल टीएफ? इट इज टीएफ नॉट माइनस टीएफ। टीएफ निकाल लेना, टीएफ नॉट दिया है ना? टीएफ नॉट आपको दिया है, मैं लिख देता हूं, टीएफ नॉट इज
273.15। पहले वाले के लिए टीएफ दिया था 271, दूसरे वाले का आपको निकालने बोल रहा है। हो जाएगा। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 21 एक्सरसाइज का ना। Two elements A and B form compounds having formula AB2 and AB4. When dissolved in 20 gram of benzene, 1 gram of AB2 lowers the freezing point by 2.3 Kelvin, whereas 1 gram of AB4 lowers it by 1.3 Kelvin. और हमारा क्वेश्चन क्या है? आपने बेंजीन सॉल्वेंट है, बेंजीन दोनों के लिए सॉल्वेंट क्या है? कॉमन, जिसका आपने कितना ग्राम लिया है? 20 ग्राम। बेंजीन को 20 ग्राम लियो ना। अब आपने एक बार बेंजीन में क्या डाला? एक AB2 नाम का सॉल्यूट, है ना, और दूसरे बार क्या डाला? AB4 नाम का सॉल्यूट। कितना कितना डाला? AB2 को डाला आपने 1 ग्राम और AB4 को डाला आपने, वो भी 1 ग्राम डाले, ठीक है, दोनों को 1 ग्राम डाला। इसने उसका फ्रीजिंग पॉइंट लोअर किया 2.3 केल्विन से। डेल TF 2.3 केल्विन, डेल TF 1.3 केल्विन। सॉल्यूट का नेचर भी थोड़ा अलग अलग है ना, इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट भी अलग अलग आ रहा है, ठीक है। किसी भी दो सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का या दो किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम नहीं होता ना, तो इसलिए दोनों का वेपर प्रेशर अलग अलग था, इसलिए दोनों के कारण डिप्रेशन भी अलग अलग हो रहा है। ये मत सोचना कि 1 ग्राम नमक डाल दूं, 1 ग्राम शक्कर डाल दूं या 1 ग्राम कोई और सॉल्यूट डाल दूं, हर बार डिप्रेशन इतना ही होगा पानी का, नहीं। इट ऑल डिपेंड्स कि वो उसका वेपर प्रेशर कितना रिड्यूस हुआ है। सबका वेपर प्रेशर बराबर से रिड्यूस थोड़ी ना होगा। आपने 1 चम्मच नमक डाला, आपने 1 चम्मच शक्कर डाला, तो वेपर प्रेशर तो दोनों का लोअर होगा पानी का, पर किसका ज्यादा लोअर होगा, किसका कम लोअर होगा, उसके कारण हिसाब से फ्रीजिंग पॉइंट भी चेंज होगा, ठीक है। हाँ, ओके, इतना तक दिया ना, यहां तक सुन रहे हैं क्या? ये 3 लाइन को मैंने ऐसे डिस्क्राइब किया। यहां तक कोई डाउट है तो अभी पूछो फटाफट, लगे तो एक बार फिर से रीड कर लो 3 लाइन, 1 सेकंड, 1 मिनट और लेकर के। आपने बेंजीन लिया, सॉल्यूट के नाम आपको नहीं पता है, बट AB2 AB4 है, वो A और B क्या है हमें नहीं पता। जब उनको डाला गया, दोनों को 1 ग्राम ही डाले 20 ग्राम बेंजीन में, यानी कि दोनों के लिए W1 क्या है? 20 ग्राम, 20 ग्राम। आगे बढ़ते हैं। मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट भी दोनों के लिए बराबर है, क्योंकि दोनों का सॉल्वेंट तो सेम है ना। वो KF किसके लिए होता है? KF के भी किसके लिए होता है? सॉल्वेंट के लिए होता है। सॉल्वेंट तो दोनों के लिए कॉमन है, तो KF इसका भी सेम होगा और KF इसका भी सेम होगा, विच इज 5.1 केल्विन kg पर मोल। 5.1 केल्विन kg पर मोल। निकालना क्या आपको? A और B का एटॉमिक मास। वो सॉल्यूट है, हाँ। AB2 एंड AB4 आर सॉल्यूट। यहां तक क्वेश्चन क्लियर है आपको? कैसे निकालेंगे? हमने पूरा डेटा जो दिया था वो तो लिख लिया हमने, बट हमें निकालना क्या है? A और B के एटॉमिक मासेस। कैसे निकालेंगे? अच्छा मुझे ये बताओ कि ये जो डेटा गिवन है, इससे अपन M2 निकाल सकते हैं क्या? मोलर मास का फॉर्मूला तो पढ़े ना भाई, सॉल्यूट का सारे तो नोन है ना सी चीजें। बताओ फॉर्मूला क्या होता है M2 का? किसी को याद है फॉर्मूला? डायरेक्टली ऊपर क्या रहता है? KF और W2, हाँ 1000 भी रहेगा ना भाई, 1000। ऊपर इतना था, ऊपर 3 चीजें थी ना, और नीचे 2 चीजें रहती हैं। एक इधर का डेल TF नीचे आया है, तो यहां रख दूंगा मैं डेल TF, और दूसरा क्या है? हाँ W1। देखो M1 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि मोलालिटी में नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, मोल ऑफ सॉल्वेंट नहीं होता। यहां क्या होगा? W1, ठीक है। बताओ ये फॉर्मूले में KF नोन है, W2 1000, डेल TF W1। अरे 20, हाँ तो 78 तो मोलर मास होता है ना, हमें तो मास इन ग्राम डालना है, तो 20 डालेंगे ना भाई। समझ गए क्या? तो यहां से M2 आ जाएगा। सेम काम यहां भी करेंगे। अरे हाँ है ना, मेरे वो कैलकुलेशन पार्ट आप लोग करना, मैं बताता हूँ कि आगे क्या करेंगे। यहाँ पूरा हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं होगा ना, हमें A और B का एटॉमिक मास निकालना है। देखो यहां से M2 आ रहा है, AB2 वाले का M2 आएगा
110.87, ये आएगा 110.87। ये दिया नहीं है ना, इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन होगी, सुन रहे हो क्या? अरे हाँ है ना। सेम उसी फॉर्मूले से आप इसका भी M2 निकाल लोगे और ये आएगा जब आप सॉल्व करोगे तो 196.15। क्यों आधा करेंगे? आधा नहीं करेंगे, वही तो मैं समझना चाह रहा हूं कि आप लोग ये कैसे निकालोगे आगे, इससे क्या होगा फिर? अच्छा ये निकालते कैसे हो, मुझे ये बताओ, मोलर मास कैसे निकालते हो? मैं अगर आपको बोल दूं कि Ab2 का मोलर मास निकालना है तो कैसे निकालोगे? NaCl का कैसे निकालते हो? मास ऑफ Na प्लस मास ऑफ Cl करते हो ना, तब तो आता है ना 58.5। तो वही AB के साथ नहीं कर सकते क्या? A प्लस 2B इज दिस। कितने लोगों को समझ में आया? हाँ, यहां भी दो लीनियर इक्वेशन बनेगा। A प्लस 2B इज इक्वल्स टू दिस, एंड सीमा इसके लिए क्या बनेगा? वेरी गुड, A प्लस 4B इज इक्वल्स टू दिस। पीयूष समझ में आया क्या? क्यों 4B किए? क्योंकि उसका फॉर्मूला AB4 था, इसका फॉर्मूला AB2 था। तो A प्लस 2B इज इक्वल्स टू 110.87, A प्लस 4B इज इक्वल्स टू 196.15। अब अगेन दो लीनियर इक्वेशन, दो अननोन, A और B जो आएगा वही उनका एटॉमिक मास है। निकल जाएगा ना, बहुत सिंपल है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन को, तो A कैंसिल हो जाएगा, पहले B निकल जाएगा, फिर जो भी वैल्यू आएगा B का किसी भी इक्वेशन में डालना, A का वैल्यू निकल जाएगा। हो जाएगा पक्का? ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन है ना? क्या हो गया, तू तुमको अलग बैठाऊंगा मैं अगले दिन से ना, अगर डिस्टर्ब करेगा तो। इधर आके बैठ, चल सेकंड बेंच में अभी, तो जल्दी 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 दौड़ के। हाँ पढ़े क्वेश्चन। एट 300 केल्विन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 4.98 बार। इतना पढ़ के बताओ क्या क्या चीजें दिया हुआ है, फिर बाद में पढ़ेंगे दूसरा। टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन, 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, क्या है ये? W2, 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन। वॉल्यूम दे दिया है 1 लीटर। वॉल्यूम क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पाई इज इक्वल्स टू CRT। इस C के लिए मुझे N2/V चाहिए और N2 के लिए मुझे W2/M2 चाहिए। तो उसमें W2 नोन है, M2 भी तो नोन है, ग्लूकोज नाम दे दिया तो निकालोगे ना 180। ये दोनों पता है, V1 है, अच्छी बात है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा ना। ठीक है, R आपको पता है 0.0821 लेने बोला था ना मैंने इसके लिए, और टेम्परेचर भी आपको गिवन है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी दिया हुआ है। निकालना सेकंड केस के लिए भाई, पढ़ो सेकंड केस। यहां तक समझ में आया क्या? पाई भी दिया है, इसका क्या दिया? पाई 4.98 बार। चलो आगे अगला क्वेश्चन पढ़ो, मतलब उसी का कंटिन्यूएशन। इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.52 बार एट द सेम टेम्परेचर व्हाट वुड बी इट्स कंसंट्रेशन। मतलब हो सकता है आपने और डाला होगा या कम डाला होगा, तो उससे अब पाई क्या होता है, और डाला है कि कम डाला होगा बताओ कंसंट्रेशन। क्योंकि देखो 4.98 बार है और यहां क्या लेने बोल रहा है, 1.52 बार। अब आपको निकालने बोल रहा है सी, इसका कंसंट्रेशन। हाँ तभी वैल्यू कम आ रही है, ठीक है। तो बाकी आर और टी, इसलिए ना यहाँ पे वैल्यू आर और टी की मत डालना, वो क्या डिवाइड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। कैलकुलेशन मत बढ़ाना अपना, समझ रहे हो क्या? मतलब आप ये सोचो कि फर्स्ट केस के लिए आपको लेना है 4.98 इज इक्वल्स टू, सी को तो आप एक्सपैंड कर देना, आर और टी को वैसे ही रहने देना, क्योंकि आर और टी दोनों के लिए सेम है। आप डिवाइड करोगे दोनों इक्वेशन को और उसका सी निकालोगे। समझ रहे हो क्या करना है? करके देखो, चलो अभी डिवाइड करोगे तब तो ये आरटी आरटी कैंसिल हो जाएगा ना दोनों के लिए, ताकि मैं इसका कंसंट्रेशन निकाल सकूं सेकंड वाले का। देखो फर्स्ट वाले के लिए सारे डेटा गिवन है, सेकंड वाले का ना आपको ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है बट कंसंट्रेशन नहीं दिया है। यहां तो दिखा ना प्रॉपर 36 ग्राम ग्लूकोज 1 लीटर सॉल्यूशन में डाला गया, बट यहां वो सब चीजें नहीं दी है। बस ये बोल दे कि सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर 1.52 है, बट किस कंसंट्रेशन के लिए वो होगा, वो निकालना है आपको। समझे क्या? लिखो चलो पहले ये वाला पार्ट लिखो, पाई इज इक्वल, ये गिवन लिख लो पहले, और फर्स्ट इक्वेशन निकालो पहले, पाई इज इक्वल टू CRT करके। आर का वैल्यू मत पुट करना, भले आप टी करोगे तो कर देना, पर आर का वैल्यू मत पुट करना।
क्योंकि वो उससे और कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। ये तो 300 ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप पुट कर सकते हो, 300 है, ज्यादा कोई टफ कैलकुलेशन नहीं होगी। बताओ, देखो आर के टर्म्स में पहला इक्वेशन क्या आ रहा है, ये हो जाएगा आपका 36/180, और वॉल्यूम तो 1 ही है ना, 1 लीटर, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। यही आपकी मोलारिटी है, सुन रहे हो क्या, यही मोलारिटी है। सी की जगह यही लिखूंगा, आर को आर रहने दो और इसको 300 कर लेना, टेम्परेचर को आर ऐसे ही रहने दो, एंड दिस इज 4.98। देखो ये बनेगा पहला इक्वेशन, 0 0 कैंसिल, 1 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 60 आर। 4.98 इज इक्वल टू 60 आर, ये फर्स्ट इक्वेशन आ रहा है कि नहीं, देखो समझ में आ रहा है यहां तक। सेम ऐसे ही दूसरा इक्वेशन बनाओ, आर आर कैंसिल कर दोगे डिवाइड करने के बाद दोनों को, दूसरा वाले का क्या दिया आपको, 1.52 इज इक्वल्स टू, अब यही तो नहीं पता है तो उसको सी रहने दो, ये आर कर दो और इसको आप 300 कर दो। अब डिवाइड करोगे तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, सिर्फ सी तो बचा, निकल जाएगा सी, निकालिए। डिवाइड करोगे दोनों का पॉइंट कट जाएगा ना, 498/152 इज इक्वल्स टू आर आर कैंसिल, नीचे बचेगा आपका 60 और 300 भी तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो 1/5C, क्या बोलते, 6 5 30। अब इधर उधर कर दो, सी निकालना है आपको, तो सी इज इक्वल्स टू 152/498 इंटू 5, इससे आपकी मोलारिटी आ जाएगी। सेकेंड वाले का आपको मोलारिटी ही पूछा है, व्हाट इज इट्स कंसंट्रेशन। देखो ये क्वेश्चन सारे जाकर के फिर से देखना है ना, 0.061 आ रहा है सर, 0.061 मोल पर लीटर भी लिख सकते हो, या कैपिटल एन लिख के भी छोड़ दोगे तो चलेगा। हम्म, नहीं 0.061 ही दिया है, कुछ और आ रहा है क्या, 0.06 तो आ रहा है, ठीक है, 0.5 तो नहीं आएगा, 0.05 कुछ आएगा। चलो कर लिया कैलकुलेशन पार्ट, इसको देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। ये तो इजी है, मास परसेंटेज निकालना है, ये तो 9th का क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन इन एसिटोनाइट्राइल व्हेन 6.5 ग्राम ऑफ एस्पिरिन इज डिसॉल्व्ड इन 450 ग्राम ऑफ एसिटोनाइट्राइल। कैसे निकालोगे, एस्पिरिन का मास परसेंटेज निकालना है तो ऊपर एस्पिरिन का मास, नीचे दोनों का मास, खत्म। मास परसेंटेज का मतलब क्या है, आपको वो बता रहा है कि जब इन दोनों को मिला करके बनाया गया तो इसमें 6.5 ग्राम का परसेंटेज वाइज कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो मास परसेंटेज कैसे निकालोगे, मास परसेंटेज इज इक्वल्स टू 6.5 डिवाइडेड बाय 6.5 प्लस 450। हमारा फॉर्मूला ऐसा होता था ना, मास परसेंटेज इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन
मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, कितना आएगा? कुछ अप्रॉक्स निकाल के दिखाओ तो कितना आएगा। वन से 2% के बीच में आएगा आंसर। क्या बोलते हो? देखो ना, 6.5 का कितने से परसेंट निकाल रहे हो आप? 456.5 से। तो 6 पॉइंट, ये इसका कितना, इसका 1% 4.5 होगा। इसका 1% कितना होगा? 4.5। जैसे 200 का 1% कितना होता है? 20। 200 का 1% कितना होता है? कैसे निकालते हैं 200 का 1%? 200 का अगर मुझे 1% निकालना है तो टू सॉरी 10% 20 होता है ना? तो वैसे ही इसका भी देखो ना, 1% निकालने के लिए आप क्या करोगे? 100 से डिवाइड कर दो, तो 4.56 होगा इसका 1%। आपने 6.5 डाला है, यानी कि डबल भी नहीं है उसका। तो 1 से 2 के बीच में आंसर आएगा इसका परसेंटेज में। आ रहा है आंसर 1.42%। समझ आएगा? देखो ये सब तब काम आता है जब हम एमसीक्यू कर रहे हैं, तो हमें पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ऐसा परसेंटेज आंसर हो जाएगा जो 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा होगा। सुन लो, हाँ वैसा वो अलग बात है फिर। पर अगर 1.42 दिया है एक ऑप्शन, 1.2 दिया है, एक दिया हुआ है 2.5, एक दिया है 0.5, तो आपको वो चूज करना है जो 1 से 2 के बीच में है। तो उसमें आपको कैलकुलेशन पार्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। Calculate the amount of benzoic acid required for preparing 250 ml of 0.15 m solution in methanol. 0.15 m का मीनिंग मोलारिटी है, पर इसका मीनिंग हाँ 0.15 मोल ऑफ बेंजोइक एसिड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। जैसे भी अपन ने मोलालिटी के लिए डिफाइन किया था ना, वैसे मोलालिटी का डेफिनेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो इसका मीनिंग तो यही होगा ना कि 0.15 मोल ऑफ बेंजोइक एसिड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तब बोलेंगे अपन कि इसकी मोलालिटी 0.15 है। हाँ ना? आपको इसी सॉल्यूशन का 250 ml ही बनाना है बस। अभी तो ये 1000 ml का सॉल्यूशन है ना, अभी कितना ml का सॉल्यूशन है? 1000 ml का सॉल्यूशन है। सेम मोलारिटी रखनी है, पर अब सॉल्यूशन को 250 ml का बनाना है। समझ रहे हैं क्या? मोलारिटी सेम रखनी है, बट सॉल्यूशन को कितने का बनाना है? 250 ml का। तो इसमें देखो अपन दो तरीके से बना सकते हैं। वो अपन M1V1 वाला एक फॉर्मूला पढ़े है ना, M1V1 एंड M2V2, हम इससे भी बना सकते हैं। बट इसमें दिक्कत ये है कि मोलारिटी पर अलग अलग होती है, अपन को निकालना पर नंबर ऑफ मोल्स है, मोलारिटी को सेम रखना है, इसलिए ये वाला थोड़ा दिक्कत है ना? तो आप क्या करोगे? आप 0.15 मोल ऑफ बेंजोइक एसिड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। इसका मीनिंग क्या होगा? ये ग्राम में कितना होगा? 0.15। आपको बेंजोइक एसिड का पहले मोलर मास निकालना पड़ेगा। कितना होता है बेंजोइक एसिड का मोलर मास? फॉर्मूला बताओ पहले, तो दिया हुआ है C6H5COOH। इसका फॉर्मूला का, इसका मास क्या हो जाएगा? मोलर मास 6 और 1 7 है, 7 12 जा 84, प्लस 5 और 1 6, प्लस 32 इज 122 ग्राम पर मोल। तो ये जो 0.15 डला, एक्चुअली बेंजोइक एसिड डला कितना ग्राम है, वो कैसे निकालोगे? मास इन ग्राम। नंबर ऑफ मोल क्या होता है? इट इज मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास ना। तो मोलर मास को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ मोल से, तो मास इन ग्राम आ जाएगा। तो देयरफॉर मास ऑफ बेंजोइक एसिड इज इक्वल्स टू 0.15 इंटू 122। इतना ग्राम आपने बेंजोइक एसिड डाला, तब जाकर के 1 लीटर सॉल्यूशन बना। फिर अपन यूनिटरी मेथड लगा देंगे। ये कितना आएगा आंसर, एक बताओ तो जल्दी से। 15 टू द 30 का 0 कैरी 2, कैरी 3 सॉरी। 15 टू द 30 प्लस 3 इज 33 का 3 कैरी 3। 15 वन 15 और 3
18 18.3 ग्राम। सुन रहे क्या? मैंने 18.3 ग्राम बेंजोइक एसिड डाला 1 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए, यानी कि अब अपन वो लगा सकते हैं कि 1000 ml सॉल्यूशन बनाने के लिए बेंजोइक एसिड लगा 18.3 ग्राम। तो मुझे अगर 1 ml बनाना होता तो 18.30 डिवाइडेड बाय 1000, पर मुझे बनाना है 250 ml इंटू 450। ये सेम क्वेश्चन ना, सॉरी 250, सॉरी, ये सेम क्वेश्चन हमने यूरिया वाले के लिए किया है क्वेश्चन, कि आपको यूरिया बनाना है, तो वो शायद 10 किलो लिया था, ऐसा कुछ था, मुझे क्वेश्चन ठीक से याद नहीं आ रहा है, मेरे ख्याल से वो हमारे वो 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन था, जब सबसे पहला जो हमने 5 क्वेश्चन किए थे उसका उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ जो आंसर आएगा ना आपका, वो 250 ml बनाने के लिए इतना यूरिया डालना पड़ेगा आपको। देखो तो कोई, सॉरी यूरिया बोल रहा हूँ, बेंजोइक एसिड डालना पड़ेगा। देखो तो वाला क्वेश्चन कौन सा था? 5 क्वेश्चन जो होमवर्क नहीं दिया था आपके एनसीईआरटी का, इंटेक्स क्वेश्चन था वो 5 क्वेश्चन, उसी में यूरिया वाला क्वेश्चन था, मिला? इसका आंसर कितना आ रहा था? 36.8 ग्राम, बस वो वैसे टाइप का क्वेश्चन है पूरा, वैसे ही। समझ गए क्वेश्चन? बन जाएगा। आगे बढ़े। कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन 10 ग्राम ऑफ, ये एक एसिड ही है ना, देखो ये Cl नहीं होता तो ये ब्यूटेनॉइक एसिड होता। सुन रहे हैं क्या? COOH मतलब एसिड है ये, 3 कार्बन और ये चौथा कार्बन मिला करके ब्यूटेनॉइक एसिड होता, बट हमने सेकेंड नंबर पर एक क्लोरीन लगा दिया है। सुन रहे हैं क्या? है ना, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है ना, देखो ये 3, ये चौथा चौथा कार्बन COH का है, इस कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ है, ये स्ट्रक्चर है इसका। है तो एसिड ही, मतलब ये भी जब पानी में जाएगा तो अपने आयन, ये वाला आयन ऐसे ब्रेक होगा, जैसे आप लोग एसिडिक एसिड को ब्रेक करते हो ना, CH3COOH को कैसे ब्रेक करते हो? CH3COO नेगेटिव एंड H+, वैसे ये भी ब्रेक होगा, CH3CH2CHCl COOH इज इक्वल, या सॉरी गिव्स CH3CH2CHCl COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ऐसे ब्रेक होगा। ठीक है, तो क्या आपको निकालना, क्या है? डेल TF निकालना है ऑफ वाटर एंड 10 ग्राम ऑफ दिस एसिड, तो ये आपको दिया हुआ है W2, करेक्ट, इज एडेड टू 250 ग्राम ऑफ वाटर, तो ये दिया हुआ है आपको W1। के क्या था? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, के निकाले था C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। वाटर को क्या, इसका वाटर का नहीं, ये तो आपका इसका दिया ना, ये जो ये के सॉल्यूट का होता है, पानी का थोड़ी ना है, वो सॉल्यूट जाके डिसोसिएट हो रहा है ना। अच्छा, के का वैल्यू बता रहा, हाँ वो, हाँ निकालते वैसे ही, जैसे इसका के निकालना हो तो क्या करूंगा, के इज इक्वल्स टू इसका कंसंट्रेशन इंटू इसका कंसंट्रेशन डिवाइड बाय इसका कंसंट्रेशन, जो किसका आता था? सी अल्फा अपॉन सी माइनस सी अल्फा। ये किए अपन इस टाइप का क्वेश्चन, तो यहां से आपका सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, एक सी कॉमन, 1 माइनस अल्फा, एक एक सी कैंसिल, फाइनली यही फॉर्मुला होता है, अगर आप ये याद रख सकते हो तो याद भी कर लेना, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, के ए। समझ गए क्या? चलो और क्या, के एफ दिया है आपको और के ए दिया हुआ है, ये के ए इसलिए दिया ताकि आप अल्फा निकाल सको। ठीक है, चलो लिखो तो पहले, गिवन सारी चीजें लिखो। डेल टी एफ का फॉर्मुला क्या, देखो अब तो आप के हिसाब से निकाल रहे हो ना, मतलब आपका फॉर्मुला क्या होगा डेल टी आई एफ का? हमारा हम पढ़ते क्या है, के एफ इंटू एम, पर अब तो हम करेक्शन भी करने वाले हैं ना इसमें, तो नया फॉर्मूला क्या था? आई इंटू के एफ इंटू एम, आई इंटू के एफ इंटू एम, हमें आई निकालना पड़ेगा अल्फा की हेल्प से। हमने जो क्वेश्चंस किए अपन उसमें अल्फा निकालते थे आई की हेल्प से, पहले मोलर मास निकाल करके अब नॉर्मल बाय नॉर्मल करते थे तो आई निकलता था, फिर अल्फा निकाले थे, फिर के ए निकाले थे। यहाँ पे के ए दिया है तो के ए से अल्फा निकालेंगे, फिर आई निकालेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, चलो करो, ट्राई करो उसको क्वेश्चन को एक बार।
मोलालिटी तो निकाल के दिखाओ जल्दी से मुझे, मोलालिटी कितनी आएगी, मोलालिटी कंसंट्रेशन, मोलालिटी, ये एम क्या होता है मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये तो निकालो कम से कम। इसका तो आपको सारा चीजें दिया हुआ है ना, N2 को भी ब्रेक कर दो W2/M2 में, अब निकलेगा मोलालिटी। क्या रखू W2 की जगह 10, M2 की जगह, अभी तो अच्छा इसका मास नहीं निकाले ना, मास निकालो तो कितना आएगा, इसका मास बताओ जल्दी से, मोलर मास, CH3 CH2 CH Cl COOH, कितने कार्बन है टोटल, 1 2 3 4 कार्बन है, तो हो गया ये 48, 12 4 जा 48। फिर हाइड्रोजन कितने हैं, 3 4 5 6 7, कितना 121.5, 122.5 आएगा, 48 और ये 7 हो गया। ऑप्शन कितने हैं, 2, 32, और क्लोरीन एक है 35.5, 35 ऐड कर दे, बाद में 0.5 ऐड कर देंगे, इतना आ रही है 15 16 17 17 5 22 हुआ ना, तो ये 122 कैसे आएगा, हाँ क्यों कम लिया, ठीक है 122.5 आएगा, तो दिस इज 122.5 इंटू व्हाट इज W1, 250। ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, ये कैंसिल हो गया 4 टाइम्स में, 40 अपॉन या 400 अपॉन 1225, ये आपका आएगा मोलालिटी, 0.3 आएगा ना, क्योंकि 12 का टेबल चलाओगे तो 36, 4000.3 कुछ आएगा, 0.3264, दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.3264 मोलालिटी। यहां तक समझ में आया, जो भी गिवन डेटा था उससे अपन पहले मोलालिटी तो निकाल लिए। देखो आपको निकालना ये है ना पूरा, सुनो इधर, हमेशा जो भी क्वेश्चन में हमें निकालना होता है ना, पहले तो उसका फॉर्मूला लिख लिया करो, ताकि हमको पता चले कि उसको निकालने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। जैसे मुझे डेल टी एफ निकालना तो आई इंटू के एफ इंटू एम चाहिए, तो एम निकाल लिए, मोलाइडे के एफ दिया हुआ है 1.86, अब मेहनत करनी है आई के लिए, पॉइंट ऑफ फैक्टर। अगर आप अभी डायरेक्टली के एफ इंटू एम कर दोगे तो गलत वैल्यू आएगा, क्योंकि अगेन आपने डिसोसिएशन कांस्टेंट को तो कंसिडर किया ही नहीं ना, यही तो अपन पहले से करते हुए आ रहे थे, पर अब तो अपन को अब तो हम पढ़ चुके हैं डिसोसिएशन कुछ होता है करके। पॉइंट ऑफ फैक्टर निकालना आएगा हमें के से अल्फा निकालेंगे, अल्फा से आई निकालेंगे, आई पहले अपन आई से अल्फा निकालते थे, ये ना अपन आई से अल्फा निकालने वाला क्वेश्चन तो किए, अपन 2 क्वेश्चन किए ऐसा, एसोसिएशन वाला भी और डिसोसिएशन वाला भी, जिसमें पहले अपन आई निकालते थे, फिर डिसोसिएशन या एसोसिएशन कराने के बाद अल्फा निकालते थे, कैसे, आई का दूसरा फॉर्मूला यूज करके, कि नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, उससे अल्फा निकालते थे। बट यहां उल्टा करेंगे, के जो दिया है के से पहले अल्फा निकालेंगे, फिर अल्फा से आई निकालेंगे, फिर आई को वहां पुट कर देंगे। हाँ ये दिया ना डिसोसिएशन कांस्टेंट, आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट दे दिया या आई दे दिया, तो हमें फिर करेक्टेड वाला ही निकालना है। इसके पहले वाले में कौन से वाले क्वेश्चन में, क्योंकि वहां पे ऐसा कुछ डिसोसिएशन का दिया ही नहीं था ना, कि वहां पे देखो, या तो अपन ग्लूकोज यूज कर रहे थे, ग्लूकोज का वैल्यू आई का 1 होता है, सुक्रोज यूज कर रहे थे, उसका भी आई का वैल्यू 1 होता है, तो जहां पे डिसोसिएशन हो ही नहीं रहा है वहां तो आई 1 होता है ना, एसोसिएशन डिसोसिएशन जहां पर होगा वहां पे आई का वैल्यू लेस देन या ग्रेटर देन 1 होता है, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब वहां भी हो रहा होगा मल्टीप्लाई, और वो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देयर इज नो चेंज, ठीक है। और अभी तक अपन देखो जितने भी पढ़ते हुए आए हैं पीछे से, सब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिखे थे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब वो आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कभी भी एसोसिएट और डिसोसिएट नहीं होंगे, एम आई क्लियर। बट ये तो एसिड है, एसिड तो अंदर जाके डिसोसिएट होगा ना, ठीक है, क्योंकि देखो आप पानी में डाल रहे हो तो उसका डिसोसिएशन हो रहा है, किसी और सॉल्वेंट में डाले होते तो एसोसिएशन हो रहा था, याद करो, बेंजोइक एसिड इन बेंजीन एसोसिएट होता है, डाइमर बनाता है, बट बेंजोइक एसिड इन पानी डिसोसिएट होता है अपने आयंस में। देखिए एसिड तो पानी में जाके डिसोसिएट होता है ना, पर बेंजीन तो पानी नहीं है,
तो बेंजीन में वो डिसोसिएट नहीं होगा, वो आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना करके डाइमर बना रहे थे। समझ में आया मैंने क्या बोला? एसिटिक एसिड इन पानी, एसिटिक एसिड इन बेंजीन, या बेंजोइक एसिड इन पानी, बेंजोइक एसिड इन बेंजीन। तो जब भी पानी में डालोगे तो डिसोसिएशन होगा। एक इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डालोगे तो डिसोसिएशन होता ही है, आयंस क्रिएट होंगे, तभी तो वो इलेक्ट्रोलाइट है। और अगर पानी नहीं है, कोई और सॉल्वेंट डालोगे, तो अगर उनमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट हो रहा होगा तो डाइमर बनेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें यहां तक हो गया, सबका मोलारिटी निकाल लिए। के फॉर्मूले से अल्फा निकालते हैं, निकालो। के का फॉर्मूला लिख दो डायरेक्टली, के इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। कैलकुलेशन इजी करने के लिए नीचे का 1 माइनस अल्फा हटा सकते हो पूरा, सिर्फ सी अल्फा स्क्वायर ले सकते हो, जो अपन ऑसवर्ड डाइल्यूशन लॉ में भी पढ़ते थे कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा की वैल्यू बहुत ही कम होती है। तो 1 माइनस अल्फा कैन बी रिटन एज 1। 1 माइनस, तो चलो आप 1 माइनस 0.005 कर रहे हो तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? 0.999 आएगा, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो अपन 1 भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब इस फॉर्मूले में जो मैंने सी अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा लिखा है ना, आप सीधा आप सी अल्फा स्क्वायर लेके भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो के ए क्या हो जाएगा? व्हाट इज के ए? सी अल्फा स्क्वायर। तो यहां से अल्फा निकालेंगे, सी को डिवाइड करो, अंडर रूट करेंगे, करिए, यहां से आपका अल्फा आ जाएगा। कंसंट्रेशन आप निकाल चुके हो 0.3264, वही सी का वैल्यू हो जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट में व्हाट इज के 1.4 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 0.3264। देखो जनरली एग्जाम में इतने बड़े कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं ना, इसलिए मैंने साथ में पीवाईक्यूज भी रखे। इसके बाद अपन ने उस दिन लास्ट क्लास में एक दो पीवाईक्यू देखा था ना, तो पीवाईक्यू में अपन देखेंगे कि इसके क्वेश्चन उतने कैलकुलेशन वाले नहीं आएंगे एग्जाम में आपको, कि आपका एग्जाम में टाइम वेस्ट हो कैलकुलेशन करके। ये तो सारे एनसीईआरटी के अपन एक्सरसाइज क्वेश्चन कर रहे हैं, सुन रहे हो क्या? बट अपन प्रिपेयर्ड रहेंगे वर्स्ट के लिए, बट होप करेंगे बेस्ट के लिए कि कैलकुलेशन इतना ना आए। बट अगर आएगा भी तो हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए कैलकुलेशन करने की, समझ रहे हो क्या आप लोग? इसलिए अपन ये सारे क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। मैं चाहता तो एक्सरसाइज स्किप करवा सकता था, बट मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग एटलीस्ट 1-2 यूनिट की एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करिए। अभी हमारे पास टाइम है, हम कर सकते हैं एक्सरसाइज सॉल्व। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? सॉल्व करो इसको। लिख लो अल्फा की वैल्यू, मैं बता रहा हूँ कैलकुलेशन देख लेना आप लोग। अल्फा आएगा यहां से 0.065, 0.065। वरना इसको सॉल्व कैसे कर रहे थे? पॉइंट पॉइंट हटा देना पहले कुछ, है ना, उसके बाद बस अंडर रूट निकालना रहेगा। ये अल्फा आ रहा है, ठीक है। अब अल्फा की हेल्प से आई निकालेंगे। पिछले क्वेश्चंस में हमने आई की हेल्प से अल्फा निकाला है, अब अल्फा दिया है तो आई निकल जाएगा। इक्वेशन तो वैसे ही बनेगा। कैसे बनाते थे अपन इक्वेशन, याद करिए। CH3CH2CHCl COOH dissociates to give CH3CH2CHCl COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, क्या लेते थे अपन? यहां 1 मोल लेते थे, अभी 0 है ये, अल्फा मोल डिसोसिएट हुआ तो बचेगा 1 माइनस अल्फा और बनेगा अल्फा अल्फा। याद आ रहा है? तो आई का फॉर्मूला क्या बनता था यहां से? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 1, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। अब अल्फा पता है, आई निकल जाएगा। अब बस आई तो निकाल रहे थे ना इतना देर से, के एफ और एम तो पता था, आई निकाल लेंगे तो हो जाएगा 1.065। हाँ हाँ, वही तो करना है, ये तो कैंसिल हो गया। अल्फा को इधर, ये सॉरी 1 माइनस 0. हाँ सॉरी 1 प्लस हाँ 1 प्लस 0.065 इज 1.065। आना भी चाहिए था ना, आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 फॉर डिसोसिएशन, आई इज ग्रेटर देन 1 आ रहा है। अब यहाँ कुछ कैलकुलेशन करने में जैसे मैं अभी माइनस कर रहा था वैसा कुछ कर लेते तो फिर तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि आई का वैल्यू लेस देन 1 कैसे आ रहा है। डिसोसिएशन में आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आता है, एसोसिएशन में आई का वैल्यू लेस देन 1 आता है।
उसका भी देखो तुरंत आपको कैसे याद रहेगा। जैसे उस दिन अपन ने एक एमसीक्यू किया था ना, आपके ये वाले पीवाईक्यू में एक एमसीक्यू था ना ये वाला, तो कैसे याद रखोगे कि कहाँ लेस देन 1 है, कहाँ ग्रेटर देन 1 है। नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन, तो आई की वैल्यू 1 है। अब देखो फॉर्मूला यही वाला यूज करना, कौन सा, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर। तो आप सोचो एसोसिएशन के बाद तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम हो जाते हैं। आपने 100 लिए थे, 75 बचे थे, याद है? क्योंकि मैंने क्या बोला, 100 में से 50 लोगों ने डाइमर बनाया, 50 अभी भी हैं, तो वो जो डाइमर बने वो 50 होके 25 हो गए। तो अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हो गए, 75। लिए कितने थे आपने, 100। तो ये तो हमेशा लेस देन 1 ही आएगा, 0.75। डिसोसिएशन में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं। आपने डाले थे 100, मान लो उसमें से 50 डिसोसिएट हुए, तो वो 50 के 100 हो गए, यहां बचे कितने, 50, तो 150 हो गए। समझे 150 कैसे हुए, 100 डाले थे, 100 में से 50 डिसोसिएट हुए दो दो में, तो हो गए 50 के 100 हो गए, और यहां जो 50 बच गया था तो 150 हो गया। तो अब क्या आएगा, 150 अपॉन 100, 1.5। तो डिसोसिएशन में नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाते हैं, और फॉर्मूले में हमारे आई में ऊपर क्या है, आफ्टर वाला, नीचे बिफोर वाला है। ऊपर अपन क्या लिखते हैं, आफ्टर एसोसिएशन या आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर एसोसिएशन या बिफोर डिसोसिएशन। तो आफ्टर एसोसिएशन नंबर ऑफ मोल कम हो जाते हैं, आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ मोल बढ़ जाते हैं। दैट इज व्हाई आई इज ग्रेटर देन 1 फॉर डिसोसिएशन एंड लेस देन 1 फॉर एसोसिएशन। समझ गए क्या? चलो वापस आ जाओ उस क्वेश्चन में। अब तो हो गया ना, वो क्वेश्चन बन गया ना। आई तो निकालना था ना, आई तो हमने निकाल लिया है, 1 फॉर, हाँ। बस आपको यहाँ पे आई को रखना है, आपका डेल टी एफ आ जाएगा। समझ गए क्या? तो अगला स्टेप में बस आपको यहाँ पे डेल टी एफ इज इक्वल्स टू 1.065, आई का वैल्यू, व्हाट इज के एफ, 1.86, 1.86, एंड व्हाट इज, हाँ कंसंट्रेशन 0.32 मोलालिटी। आंसर आ रहा है 0.65, 0.65 डिग्री से डिप्रेशन होगा। ठीक है, समझे क्या? ये हमारे एग्जाम्पल क्वेश्चन जैसे ही है, जो दो क्वेश्चन हमने बनाए हैं ना आई वाले, जब मैंने वॉन्टो फैक्टर आपको पढ़ाया था उसके बाद हमने दो क्वेश्चन बनाए हैं आई वाले, वो इस पीडीएफ में भी है। ये पहला क्वेश्चन बनाए थे जिसमें हमारा, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, एक सेकेंड, ये है डाइमर वाला। एक ये क्वेश्चन किए अपन जिसमें एसोसिएशन होता है, और एक ये क्वेश्चन किया जिसमें डिसोसिएशन होता है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, जो अभी अपन जिसमें अभी आए हैं ना, वो इन्हीं के जैसा क्वेश्चन है। ये कौन सा वाला क्वेश्चन है, एसोसिएशन वाला क्वेश्चन है। हाँ सॉरी, डिसोसिएशन वाला क्वेश्चन है। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल में है ना आपके एनसीईआरटी में, एग्जाम्पल भी, और मैंने करवाया भी, आपको क्लास में दिख जाएगा वाला कॉपी में। इसके ऐसा क्वेश्चन है वो, एग्जाम्पल 1.13, सुन रहे हैं क्या? ये आप लोगों ने कॉपी में किया है, बस फर्क इतना है, यहाँ पे एसिटिक एसिड है और वहां पे आपका शायद फ्लोरीन लगा हुआ है उसमें, बस ये CH3COOH था उस क्वेश्चन में, यहाँ पे H हटा के एक F आ गया है, तो CH2COOH हो गया। ये डिसोसिएट हो रहा था तो CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव में डिसोसिएट हो रहा था ये, और ये डिसोसिएट होगा तो CH2FCOO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में डिसोसिएट होगा। बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। वहां भी अपन ने आई निकाला था, यहां भी आई निकालने बोल रहा है, वहां भी के निकालने बोला था, यहां भी के निकालने बोल रहा है। बन जाएगा, सेम लेकर के सॉल्व करना। जबकि यहाँ पे थोड़ा काम कम है, वहां पे तो आपको वो सब ml दिया हुआ था, डेंसिटी दिया था, तो वहां से आप मास कंसंट्रेशन निकाले थे, यहाँ तो आपको डायरेक्टली ग्राम में दे दिया चीजें। ठीक है, तो इसको ट्राई करेंगे 1.33। नेक्स्ट, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज 17.535। ये क्या दिया हुआ है, पी नॉट। वाटर का बोल रहा है, वाटर सॉल्वेंट होता है तो पी नॉट है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन जब 25 ग्राम ग्लूकोज उसमें डाल दिया जाए। ये तो बन जाना चाहिए, अब पीएस निकालना है।
पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू x2। x2 निकालने के लिए आपके पास N2 और N1 के लिए प्रॉपर डेटा दिया हुआ है। 25 ग्राम ग्लूकोज, इतने से N1 N2 निकल जाएगा, इतने से क्या होगा N2 25 अपॉन 180, ये हो गया आपका N2। और N1 450 अपॉन 18, पानी है ना, आ जाएगा N1 N2 ऐसे, तो निकल गया x2। पी नॉट आपको दिया है, पी एस निकल जाएगा। ये तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया ना, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछो अभी। पीयूष आ रहा समझ में? Henry law constant for the molality of methane in benzene at 298 Kelvin is उतना KH दिया है। What is Henry law constant? KH 4.27 into 10 to the power 5 mmHg। हेनरी लॉ क्या होता है हमारा? व्हाट इज हेनरी लॉ? इक्वेशन P is equals to KH into X। KH दिया है। Calculate the solubility of methane in benzene at 298 Kelvin under 760 mmHg। P भी दे दिया है, KH भी दे दिया है, X निकालना है। ये सब तो सामने दिया ना था इस क्वेश्चन, तो आगे बढ़ रहा है अपन तो इजी होता जा रहा है क्वेश्चन। समझ ये हो जाएगा। P is given 760 mmHg, KH is given, तो X निकल जाएगा। बस डिवाइड करना है P को KH से, हो जाएगा। ये सारे जो हो जाएगा बोल रहा हूं ना, ये होना चाहिए कॉपी में, है ना। 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए, जिसका मोलर मास दे दिया है, was dissolved in 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड बी, जिसका भी मोलर मास दे दिया है। The vapor pressure of pure liquid B was found to be 500 टॉर। टॉर भी प्रेशर का यूनिट है ना, टॉर बार एटीएम mmHg बार पास्कल किलो पास्कल, सब प्रेशर का यूनिट है। तो प्रेशर ऑफ बी दे दिया है प्योर, पी नॉट बी क्या दिया है ये? पी नॉट बी। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, पी नॉट ए निकालना है, एंड इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन इफ द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज दिस। ये पी टोटल दिया हुआ है। क्या क्या डेटा गिवन है आपको? ये मैं ए और बी दिया तो ए और बी लेकर के सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो आपको डब्ल्यू ए दिया हुआ है 100 ग्राम, आया ना। और एमए दिया है, ब्रैकेट में देखो ना एमए भी लिखा है 140 ग्राम पर मोल। और डब्ल्यू बी 1000 ग्राम, एंड एम बी 180। कौन है ये? ग्लूकोज है ये नहीं पता क्या है 140 किसका आया है, ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी यानी कि पी नॉट बी कितना दिया है? 500 टॉर। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए यानी कि पी नॉट ए निकालना है, एंड इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन यानी कि पीए भी निकालना है ना। इफ द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज, पी टोटल दिया है 475 टॉर, जो कि क्या होता है? पीटी इज पीए प्लस पीबी। व्हाट इज पीए? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। क्या करेंगे जल्दी बताओ। हाँ, मोल फ्रैक्शन तो निकालना पड़ेगा आपको, एक्स ए और एक्स बी तो निकालना पड़ेगा, नो डाउट। इतने से निकल जाएगा ना एक्स ए एक्स बी। यहां से आप पहले निकालोगे एन ए, यहां से निकालोगे एन बी, ये तो आना चाहिए। एक बार एन ए एन बी निकल गया तो एक्स ए निकल जाएगा, विच इज एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, और एक्स बी निकालने के लिए 1 माइनस एक्स ए, ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, पी नॉट ए और पी ए दोनों ही आपसे आपको निकालने बोला है, पर पी टोटल पता है ना, तो आप पहले पीबी निकाल सकते हो क्या? पीबी, पीबी के लिए तो इनफ डेटा है ना आपके पास, ये भी दिया है और ये निकाल चुके हो आप। इसकी बात कर रहा हूं मैं, देखो इन दोनों की पीबी निकाला जा सकता है। पी नॉट भी आपको गिवन है ना क्वेश्चन में, देखो 500, और एक्स भी आप निकाल लोगे नीचे, तो पीबी निकल जाएगा।
उससे फायदा क्या होगा? हाँ, पीटी से माइनस करोगे तो पीए आ जाएगा। समझे क्या? हाँ या ना? पहले आप पीवी निकालोगे, मतलब इस स्टेप के बाद एन एक्स से एक्स बी निकालने के बाद अगला स्टेप होगा आपका पीबी निकालना, विच इज पी नॉट बी एक्स बी। यहां से आपका पीबी आ जाएगा, जो भी आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पी टोटल इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पीबी, यही वाला, जिससे आप क्या निकाल लोगे? पी ए, पीटी माइनस पीबी। पीए और पी नॉट ए दोनों निकालना है ना। देखो ना, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, और उसी लिक्विड ए का वेपर प्रेशर निकालना है जब सॉल्यूशन में चला जाएगा, यानी कि पी नॉट ए पीए दोनों निकालना है। पीए निकल जाएगा यहां से। अब लास्ट स्टेप, पी नॉट ए यहां से आ जाएगा, हो जाएगा पक्का? ठीक, चलो ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं ना। मतलब ये एनसीईआरटी का ना 3 ही क्वेश्चन बचा है, 38, 40 एंड 41। ये 41 लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, उसके बाद फिर अपन पीवाईक्यू में आएंगे, मतलब एक क्लास और चाहिए। ठीक है, और वो एक क्लास के बाद ही फिर नेक्स्ट क्लास में टेस्ट है ना 18 को। सुन रहे हैं क्या?